ये क्या कर डाला आप लोगों ने। मैं जानता हूं कि मार्वल वालों को अपने चौथे एपिसोड में कुछ ना कुछ धमाकेदार दिखाना पड़ता है, लेकिन इतना ज्यादा धमाकेदार, लिटरली एक्सप्लोजन्स एवरीवेयर। बट फिर भी स्पॉयलर्स होंगे वीडियो में, क्योंकि लिटरली ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो ध्यान से अपने आप से समझ लेना। तो लोकी का एपिसोड 4 बहुत बेहतरीन था। जिस तरह से पूरा का पूरा एपिसोड प्रोग्रेस करता है और उसके बाद जिस नोट पे खत्म होता है वो तो बिल्कुल ही शॉकिंग था। और अब यहाँ से चीजें कहाँ जाएंगी वो भी देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक एक करके सब चीजों पे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पूरा का पूरा शो जो ओपन होता है वो हमारे टिपिकल मार्वल स्टूडियोज वाली ओपनिंग नहीं थी। हम लोग खुद उस लूम के अंदर से पास होकर गुजरते हैं और उसमें हम टनल्स वगैरह देख सकते हैं। लेकिन इसके एंड में मैंने एक चीज और भी नोटिस करी, किसी के हंसने की आवाज आती है, अगर आप ध्यान दोगे तो, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। लेकिन फिर चीजें वहां से मूव कर जाती हैं। जैसे हम लूम से बाहर निकलते हैं तो हमको एक पत्थर का टुकड़ा दिखता है जो काफी बड़ा है अपेरेंटली, क्योंकि उस पे सिटाडेल ऑफ टाइम एग्जिस्ट करता है। तो इससे हमको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले तो ये कि जो सिटाडेल एट द एंड ऑफ द टाइम है वो लिटरली पूरे के पूरे मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है, मतलब इस टाइमलाइन के बाहर। लेकिन उसके अलावा हमें यही सेम व्यू टीवीए के ब्लास्ट डोर्स के थ्रू भी देखने को मिलता है। इट प्रीटी मच कंफर्म्स इट कि टीवीए भी टाइम और स्पेस के बाहर एग्जिस्ट करता है। और मैंने ऐसे सोचा बैठ के कि क्या हम लोग अगर टीवीए से वो पूरे लूम के थ्रू ट्रैवल करके अगर जाएंगे, ऑफ कोर्स जब रेडिएशंस का लेवल उतना ना हो, तो क्या उन सूट्स को पहनकर ऐसी हवा में फ्लोट करते हुए अगर पहुंचने की कोशिश करी जाए तो क्या टीवीए से आप उस सिटाडेल तक पहुंच सकते हो बिना वॉइड से गुजरे। मैं बस ऐसे ही सोच रहा था, मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कमेंट्स में। बट यहाँ पर हमको काफी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट तो वही जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, कि मिस मिनट्स, जिसका मैंने नामकरण कर दिया है लस्ट मिनट्स में, सबसे पहले विक्टर के पीछे लस्ट कर रही थी, और लसन तो ये है ही। लस्ट मिनट्स जो है वो रेवोना लस्लेयर को बहुत सारी चीजें बता देती है। तो अपेरेंटली उसका वो बड़ा सीक्रेट वही निकला जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, कि कैंग्स का जो मल्टीवर्सल वॉर हुआ था जिसमें ही हू रिमेन्स जीते थे, उसमें रेवोना जी ने बड़ी मदद करी थी उनकी। और इसी चीज का ऑडियो भी हमने फर्स्ट एपिसोड में सुना था। ये वो सेम कन्वर्सेशन है। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ पर हमारे पोलार्ड भैया ये भी कहते हैं कि रेवोना जी ने एक पूरी आर्मी को लीड किया था, जिसका मतलब ये है कि इसके पास एक आर्मी भी थी जिसको लीड करने वाली ये थी। और फिर जब ये सारी चीजें हो गई, मतलब टीवी का क्रिएशन हो गया, तो पोलार्ड भैया ने चुपचाप कहा कि तुम निकलो, और फिर मिस मिनट्स को बुला करके कहा कि इनकी मेमोरी वाइप कर देना। ना इस चीज को करने के लिए वो मिस मिनट्स को एग्जीक्यूट प्रोटोकॉल 42 का नाम देते हैं। ये काफी हद तक स्टार वॉर्स का जो ऑर्डर 66 को एग्जीक्यूशन था उसके जैसा फील हो रहा था। और ये देखकर रेवोना जी इतनी ज्यादा पगली आ जाती है कि एमसीयू के सबसे डार्केस्ट सीन को क्रिएट कर देती है। उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये लोग पोलार्ड, मतलब जो हमारे विक्टर टाइमली है, उनको लेकर पहुंच जाते हैं टीवीए में। और इस पूरी सिचुएशन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि लिटरली बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है। मतलब ये बंदा वहां पहुंच करके एक एक चीज को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, एंड इट फील्स कि ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है सो दैट वो आगे जाकर खुद ही इन चीजों का रिक्रिएशन कर पाए। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक वेंडिंग मशीन देखते हैं हॉट कॉफी की। बट इसको देखकर ये समझ में आता है कि इन लोग को फ्री में कॉफी नहीं मिलती, इसमें एक टोकन इंसर्ट करने की जगह है। अब वो टोकन इन लोग को कैसे प्रोवाइड किया जाता है वो हमको नहीं पता। प्रोबेबली जितना ज्यादा काम करते होंगे, जितनी ज्यादा टाइमलाइंस को प्रून करते होंगे, उतने ज्यादा टोकन्स मिलते होंगे, और उसी के थ्रू ये लोग अपनी कॉफी वॉफी पी सकते हैं। और ये चॉकलेट सूप क्या होता है बाय द वे। लेकिन ओबी के पास पहुंचने के बाद हमें एक्चुअली एक लूप देखने को मिलता है लिटरली, क्योंकि विक्टर टाइमली के पास वही ऑफिशियल गाइड बुक है जो ओबी ने लिखी थी, और उसको पढ़कर उनको सारा ज्ञान मिला है। लेकिन ओबी उनसे कहते हैं कि वो सारा का सारा ज्ञान एक्चुअली ओबी को विक्टर टाइमली से मिला है। तो ये बेसिकली अ स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल वाली एनालॉजी हो गई, और वही नाम औरोबोरोस का रखा भी गया है। लेकिन एनालॉजी यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती। इस एपिसोड में हम इसका एक और एग्जांपल भी देखते हैं। बट फिलहाल के लिए जो चीज मैटर करती है वो ये है कि ये लोग मिल करके टाइम लूम में जितनी भी भसड़ हो रही है उसको ठीक करने का प्लान बनाते हैं। वो भी बताता है कि उसने एक डिवाइस तो क्रिएट किया है जो टाइम लूम को स्टेबलाइज कर देगा, लेकिन उसके काम करने की कितनी प्रोबेबिलिटी ये उसको नहीं पता। इतने में विक्टर टाइमली अपने पास से वही गैजेट निकालता है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, और वो कहता है कि इसके थ्रू हम पूरी तरह से टाइमलाइन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। नाउ आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरा पूरा डिवाइस है ये आगे के कुछ एपिसोड्स में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। बट यहीं पर मैंने एक चीज और भी नोटिस करी कि यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, इंजीनियरिंग पर्सनल ओनली, आर यू मेंट टू बी डाउन हियर। प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि ओबी को विजिट करने कोई आता इसीलिए ना हो क्योंकि किसी को आने की परमिशन ही नहीं है। कोई भी यहाँ पे पहुंचता होगा भूला भटका भी, तो उसको ये पोस्टर पढ़ के रियलाइज हो जाता होगा कि शायद उसको वापस जाना है। कुछ वैसा जैसे हॉगवर्ट्स के आसपास होती है चीजें, मतलब अगर कोई भी मगल जो है वो हॉगवर्ट्स के आसपास आने लगता है गलती से भी, तो वहां पर कई सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं कि डू नॉट एंटर, जाओ वापस, ये वो। और फिर भी अगर वो इंसान वापस नहीं लौटता तो उसकी मेमोरी में कुछ ऑल्टरेशन होता है, उसको याद आ जाता है कि उसको कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, और वापस पलट जाता है। लेकिन मोबियस को बस पाई खानी होती है। इतने में सिल्वी उसको 2 ग्लास भर के लेक्चर पे ला देती है। दीदी
पिछले एपिसोड तक आप यहाँ पे आने को तैयार नहीं थी। लेकिन फिर B15 जनरल डॉक्स के पास जाती है और उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है, और जब ये बाहर निकल रही होती है तो हम पोस्टर्स देखते हैं जहां पर एक्चुअली वो जो पूरा डब्बा बनाया जाता है उसका नाम लिखा हुआ है, उसको लिटरली टाइम क्यूब बोला जाता है। मैं क्रोनो बॉक्स और पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, बट सिंपल शब्दों में टाइम क्यूब ही है। लेकिन वहीं सिल्वी और लोकी एक दूसरे से बात करते हैं तो लोकी सिल्वी को कन्विंस करता है कि जो तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, इंसान को फ्री विल देके हम उनको बस ऐसे फ्री छोड़ नहीं सकते। और यहाँ पर वो थॉर 1 का एग्जांपल देता है, जब उसके भाई को बैनिश कर दिया गया था, जब वो वापस आया तो एकदम ही बदल गया था। लेकिन लोकी बीइंग लोकी, उसको लगा कि मेरा भाई तो नरम हो गया है, और इस वजह से उन दोनों के बीच में इतने सारे डिफरेंसेस थे। लेकिन लोकी अब ग्रो कर चुका है और सिल्वी उसको कहती है कि हम लोग गॉड्स प्ले नहीं कर सकते। तो लोकी कहता है वी आर गॉड्स। और ये था लोकी का माइक ड्रॉप मोमेंट, क्योंकि वो बोल के वहां से निकल जाता है। लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि अभी तक एमसीयू के सबसे डार्केस्ट सीन्स में से एक हो सकता है, क्योंकि वहां पर रेवोना रेंसलेयर आती है। वो और लस मिनट्स मिलकर जनरल डॉक्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होती नहीं, क्योंकि वो B15 से पहले ही हो चुकी है। और ये देखकर लस मिनट्स एक सेकंड वेस्ट नहीं करती, वो जाकर वो मशीन ऑन कर देती है और सबके आसपास टाइम क्यूब फॉर्म हो जाता है और उन सबको श्रिंक करने लगता है। और दिखाया तो कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे तो आप लिटरली उनके खून के स्प्लैशेस और उनकी बोन्स की ब्रेकिंग सुन सकते हो। और ये देखकर वहां खड़ी लस मिनट्स खुश हो रही है। बट ये सीन तुरंत ही कट होता है और हमको हॉट चॉकलेट या कॉफी या जो कुछ भी था ये ड्रिप होती हुई दिखाई जाती है। लेकिन तभी वहां पर X5 आता है जो विक्टर टाइमली को लेकर के वहां से कट लेता है। बट उससे पहले हमें एपिसोड 1 की सांप खाने वाली सीक्वेंस मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर लूम सबसे पहले क्रिटिकल हो चुका है। और यही चीज हमने एपिसोड 1 में भी देखी थी। फिर इसके बाद सिल्वी एलिवेटर पे फंस जाती है, क्योंकि लस मिनट्स उसको वहां से निकलने नहीं देती। और इस मोमेंट पे लोकी के साथ साथ हम लोग को भी रियलाइज हो गया था कि अब क्या होने वाला है। जैसे वो फोन बजना शुरू होता है तो हम लोगों ने जो एपिसोड 1 में लोकी की प्रूनिंग देखी थी उसका जवाब हमें मिल जाता है। एज आई प्रेडिक्टेड कि लोकी को लोकी ने ही प्रून किया होगा, क्योंकि वही स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल वाली एनालॉजी है यहाँ पे भी। लेकिन फिर हमको ये पता चलता है कि फोन जो था वो ओबी का था, अनदर हिंट टुवर्ड्स अ स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल वाली एनालॉजी का। और वो भी बताता है कि टीवी में मैजिक इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उसको डैम्पनर से ब्लॉक किया हुआ है। मार्वल लिटरली कम्स अप विद द सिंपलेस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशंस। अब यहाँ पे कन्वीनियंट स्टोरी टेलिंग के लिए इन लोगों ने डैम्पनर्स का इस्तेमाल किया, उसको बंद करा, जैसे ही वैसी मैजिक एक्टिवेट हो गया। लेकिन उसके साथ ही साथ लस मिनट्स जो है वो एक घड़ी में बदल गई। इस सीन में अगर आप नोटिस करोगे तो फ्लॉपी बनने से पहले एक घड़ी में कन्वर्ट होती है और उसमें बाइनरी सीक्वेंसेस देखने को मिल जाती है। अब इससे बहुत सारी चीजों को डिराइव किया जा सकता है। सबसे पहले तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पोलार्ड भैया ने जब मिस मिनट्स को क्रिएट किया होगा तो वो सिर्फ एक घड़ी हो, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उसको इवॉल्व करा और एआई में कन्वर्ट कर दिया, जिसको शायद फ्लॉपी डिस्क में स्टोर किया जाता है। जो लोग अभी अभी पैदा हुए हैं उनको बता देता हूं कि बाबा आदम के जमाने में कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लॉपीज का इस्तेमाल किया जाता था, जिनकी मैक्सिमम स्टोरेज 2.5 MB होती थी। इतने में तो आजकल एक गाना भी नहीं आता। और मेरी बस यही शिकायत रहेगी कि इसको घड़ी बनाने की जगह आदि मानव के समय पे एग्जिस्ट करने वाला सनडायल बना देना चाहिए था। तो सिल्वी लसोना जी को प्रून करके वॉइड में भेज चुकी है, लेकिन उसके बाद शुरू होता है असली कांड, क्योंकि विक्टर टाइमली डिसाइड करता है कि वो सूट पहनेगा और टाइमलाइन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर मुझे लग रहा था कि विक्टर टाइमली इनका बहुत ही गंदा काटने वाला है। आई थॉट कि वो वहां जाएगा, उस डिवाइस को मशीन में लगाएगा और अपने आप को पूरी की पूरी टाइम स्ट्रीम में बिखेर देगा, मतलब अपने कई सारे वेरिएंट्स को, क्योंकि कॉमिक बुक्स में ऐसा होता है। कैंग एक्चुअली में अपने आप को टाइम स्ट्रीम में नहीं बिखेरता, वो रेवोना रेंसलेयर जिससे बहुत ज्यादा बेपनाह मोहब्बत करता था, इस वाले ही हू रिमेन्स की तरह नहीं। वो रेवोना की डेथ होने के बाद उसको क्रोनोपोलिस में मौजूद एक ऐसे डिवाइस में रखता है जो कि टाइम स्ट्रीम से कनेक्टेड है, और उस मशीन को एक्टिवेट करके वो रेवोना को पूरे के पूरी टाइम स्ट्रीम में बिखेर देता है। मतलब रेवोना अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करने लगती है और उसको जाकर रिझाने की कोशिश करता है। इसको बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो आई थॉट के लोग एमसीयू में भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग पोलार्ड मतलब विक्टर टाइमली को देखते हैं जब वो ऐसे कैंग्स की म्यूरल देख रहा होता है, तो उसको इस बात का रियलाइजेशन हो गया होगा कि उसके कई सारे वेरिएंट्स हैं जिन्होंने आपस में वॉर किया था। तो मे भी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे वो ब्लास्ट डोर्स खुलते हैं और विक्टर टाइमली उससे निकलता है, उसकी लिटरली हक्का नूडल्स बन जाती है। और कितने संजोग की बात है, नहीं, कैंग द कॉन्करर जो कॉमिक बुक्स में रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम का डिसेंडेंट है, उसके एक काउंटर पार्ट मतलब रीड रिचर्ड्स को हमने एमसीयू में देखा, उनकी भी ऐसी हक्का नूडल्स बनी थी। तो जैसा दादा वैसा पर पता नहीं कौन सा पोता। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार पोलार्ड भैया का हुआ क्या उनकी डेथ हो गई? क्या हमें अब वो कभी भी एमसीयू में देखने को नहीं मिलेंगे? तो मुझे नहीं लगता। अब देखो, इस चीज में कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सबसे पहले तो ऐसा हो सकता है कि जो मैंने बोला था कि वो टाइम स्ट्रीम में अपने आप को बिखेरने
की कोशिश करे वही हुआ हो अननोइंगली। मतलब हमने देखा कि उसकी चाउमीन बन गई और ये चाउमीन का एक एक थ्रेड जाकर टेम्पोरल लूप में फिट होता जाएगा और ऐसे करके हमें गैंग के अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। नाउ यू गाइस माइट बी थिंकिंग कि काउंसिल ऑफ गैंग्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो हाँ करती है, लेकिन मैंने बोला कि टीवी टाइम और स्पेस के बाहर है, तो जो भी चीज यहाँ पर होगी उसके रिपरकशंस हमें आगे देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एंटमैन क्वांटमेनिया में जो चीज हमने देख ली वो फ्यूचर में हो रहा है। लेकिन फिर आती है दूसरी पॉसिबिलिटी जो काफी सिंपलेस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशंस है, और ये कि विक्टर टाइमली और कुछ नहीं बल्कि वॉइड में पहुंच चुका होगा, बिकॉज वो एक वेरिएंट था और उसकी टाइमलाइन में कहीं पे भी जगह नहीं बनती है, तो इस वजह से उसको उठा करके वॉइड में भेज दिया। और विक्टर का हक्का नूडल्स बनते ही हम लोग देखते हैं कि लोकी, सिल्वी, मोबियस, ओबी इन सब के तोते उड़ चुके हैं, बिकॉज दे हैव कम टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि अब उनको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि टेम्पोरल लूप एक्सप्लोड होता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है और छोड़ जाता है हमारे मन में कई सारे सवाल, जिसमें से सबसे पहला तो यही कि अब आगे होगा क्या टेम्पोरल लूप फट चुका है तो ये सबके सब मर गए। तो देखो इस चीज की फिर से कई सारी पॉसिबिलिटीज है जिन पे एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग मरे हैं, मुझे लगता है कि टेम्पोरल लूप फटा तो है लेकिन इससे कोई भी मरा नहीं होगा। प्रोबेबली ये टाइमलाइन ने अपने आप को रीसेट किया है और ये जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद थे हर कोई अपनी अपनी टाइमलाइन में एज इट इज पहुंच गया होगा। मतलब मोबियस प्रोबेबली अपनी टाइमलाइन में जो काम वो करता था जेट्स की वेट्स की बेचने का वो करने लगा है, एंड सेम गोस फॉर एवरीवन जो टीवी में एग्जिस्ट करता था। लेकिन फिर लोकी और सिल्वी का क्या? तो मुझे लगता है सिल्वी जो है वो वॉइड में पहुंच गई होगी बिकॉज शी वाज अ वेरिएंट, और लोकी जो है वो अपनी टाइमलाइन में नहीं गया होगा, क्योंकि अगर आपको एपिसोड 1 की वो सीक्वेंस याद हो तो उसको अपनी टाइमलाइन से बाहर खींच लिया गया था, जिसका मतलब ये है लोकी के पास अब टाइमलाइन है ही नहीं वापस जाने को, तो इस वजह से वो प्रोबेबली एक बार फिर से टाइम स्लिप करना शुरू कर देगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले लोकी को भी वॉइड में भेज दिया जाए, क्योंकि ये भी एक वेरिएंट था टेक्निकली तो। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमें अगले एपिसोड में मोबियस की थोड़ी बहुत बैक स्टोरी देखने को मिलेगी और फिर ये बताया जाएगा कि ये लोग कैसे वापस चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब में मैं ओबी की बैक स्टोरी देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूं कि आखिरकार वो बंदा कहां से आया। तो यार दिस इज ऑल देयर इज टू इट। लोकी का एपिसोड 4 जैसे ही खत्म हुआ हमारे मन में कई सारे सवाल खड़े होने लगे और मैं जितना हो सका इस ब्रेकडाउन में उन सबकी जवाब देने की कोशिश करी। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो या फिर आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन करना और उन पे हम लोग अलग से बात करने की कोशिश करेंगे। तो विद दैट बीइंग सेड इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। पसंद हो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो जाने से पहले आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज चिंग्स माने देसी चाइनीज #नॉट स्पॉन्सर्ड। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा।